हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पिया बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप लोग के हिंदी गद्य से कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं से संबंधित प्रश्न। जी हाँ मेरे दोस्त, आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पहले पेज पे मैंने पूरा पूरा ये लिखा हुआ है और 10 सेकेंड पेज पे भी कुछ लिखा हुआ है। लगभग इसमें मैंने लगभग 30 रचनाएं ली हुई है जो काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, कहीं ना कहीं इससे आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन देखना बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो चलो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। बाकी कहूंगा, इस चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट रो में आप लोग रचना देख सकते हो। ये सारी रचनाएं हैं, ये उनकी विधाएं हैं और यहाँ पे किसने लिखा है वो है। ठीक, पहली रचना आप लोग देख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पहली ही। ठीक है, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा ये जीवनी विधा की रचना है और किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर जी ने। देखो, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आवारा मसीहा किस विधा पे आधारित रचना है, और आपको चार्ट है, ऑप्शन दे देगा कि जीवनी, एकांकी, आत्मकथा, रेखा चित्र। तो आपको छांटना होगा। ठीक है, यस, डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है या आवारा मसीहा नामक जीवनी के लेखक कौन है, अलग अलग बनाकर पूछा जा सकता है। तो इसलिए विधा भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड आप लोग देख सकते हो दीपदान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, दीपदान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, मैं ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट एक एक छांट कर ही लिखा हूं। ठीक है, इसलिए हर बार बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट। देखो, दीपदान ये भी एकांकी विधा पर आधारित रचना है और किसकी? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दीपदान। ठीक है, याद रखना। क्या भूलू क्या याद करूं, कोई जवाब नहीं है इसका। क्या भूलू क्या याद करूं और नीर का निर्माण फिर, हर साल आती हैं ये दोनों रचनाएं। क्या भूलू क्या याद करूं और नीर का निर्माण फिर, दोनों जो है आत्मकथा विधा पे आधारित रचना है। और किसने लिखा है? तो हरिवंश राय बच्चन जी ने। दोनों को किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन जी ने, याद रखना। तो क्या भूलू क्या याद करूं और नीर का निर्माण फिर, ये दोनों रचनाएं आत्मकथा विधा पे आधारित रचना है। और किसने लिखा है? तो हरिवंश राय बच्चन। या किसकी आत्मकथा है? तो हरिवंश राय बच्चन की। ऐसे भी पूछ सकता है प्रश्न कि क्या भूलू क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, या ऐसा भी पूछ सकता है कि क्या भूलू के याद करूं के लेखक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। और इसकी विधा भी पूछ सकता है कि क्या भूलू के याद करूं किस विधा पे आधारित रचना है, और आपको चार्ट ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से आपको आत्मकथा छांटना होगा। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र भैया रेखा चित्र विधा की रचना है और स्मृति की रेखाएं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। ठीक है, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं दोनों रेखा चित्र विधा पे आधारित रचना है महादेवी वर्मा जी की। ठीक है, और उसके अलावा दो और रचनाएं हैं इनकी, मैंने यहाँ पे ली हुई है, मेरा परिवार और पथ के साथी। ठीक है, ये दोनों संस्मरण विधा की रचनाएं हैं इनकी। ठीक है, तो ये चार रचनाएं आप लोग याद रखना महादेवी वर्मा जी की। काफ़ी वेरी वेरी ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, मतलब हर साल ही ये देखने को मिलता है। ये जो मैंने 25-30 ये रचनाएं लिखा है ना, ये समझ जाओ कि ये आपके हर साल आने वाले मतलब प्रश्न हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगली रचना। अगली रचना आप लोग देख सकते हो इंदुमती। इंदुमती जो है ना, इसको हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। ठीक है, और इसको लिखा है किसने? किशोरीलाल गोस्वामी ने। तो इस प्रश्न को कई तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिंदी की प्रथम कहानी है तो इंदुमती। ठीक है, या मतलब हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती के लेखक कौन है? तो किशोरीलाल गोस्वामी। या डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि इंदुमती के लेखक कौन है? तो किशोरीलाल गोस्वामी। या ये भी पूछ सकता है कि इंदुमती किस विधा पे आधारित रचना है? तो कहानी विधा पे आधारित रचना है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इंदुमती को लिखा है किशोरीलाल गोस्वामी ने और यह कहानी विधा पे आधारित रचना है। और ये भी इसके साथ साथ याद रखना है कि इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी, पहली कहानी मानी जाती है। क्लियर? उसी प्रकार परीक्षा गुरु है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, जी हाँ मेरे दोस्त, प्रथम उपन्यास माना जाता है। ठीक है, जिसको लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने। ठीक है, तो परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास है। क्लियर? तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम उपन्यास निम्न में से कौन है, और उसमें 4 ऑप्शन दे दे, तो उसमें से आप परीक्षा गुरु चूज करो, क्योंकि परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। और इसके लेखक पूछ दे तो वो है लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, चलो उसी प्रकार देखो यहाँ पे
नहुस, ठीक है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक या नाटक वही, ठीक है। नहुस क्या है, हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है जिसके लेखक गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 ये भी इंपॉर्टेंट है कि नहुस जो है ये क्या है, हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है और जिसके लेखक है गोपाल चंद्र गिरधर दास। यहाँ पे देखो ये भी रचना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने ये एक एक छांट कर लिखा है, ठीक है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा जिसको लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब देखो इसका डायरेक्ट मतलब लेखक का नाम न पूछकर इसके विधा का नाम पूछता है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो आपको जो पेपर बनाने वाला होता है ना वो फंसाता है, क्यों? कि बाणभट्ट की आत्मकथा, ये ऐसे पूछेगा प्रश्न कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा पे आधारित रचना है, और पहला ही आपको ऑप्शन दिया रहेगा आत्मकथा। आप देखो कि भाई रचना बाणभट्ट की आत्मकथा, मतलब रचना में आत्मकथा नाम आ रहा है, इसका मतलब ये आत्मकथा विधा की होगी और आप आत्मकथा पे लगा दोगे। आत्मकथा वाला पहला ऑप्शन होगा तो पहले ऑप्शन वाले को आप OMR में भर दोगे, वहीं पे आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि ये देखो ये तो रचना का नाम है बाणभट्ट की आत्मकथा, लेकिन ये विधा इसकी जो है ना वो उपन्यास है, इस चीज को याद रखना। और 2023 के ये बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया था, ठीक है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा पर आधारित रचना है और लिखा है किसने, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पे देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, ये सारी की सारी रचनाएं आप जानते ही हो प्रेमचंद जी की हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी रचनाएं उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है, और 4 ऑप्शन दे देगा तो उसमें से आपको प्रेमचंद छांटना होगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, गेहूं और गुलाब, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गेहूं और गुलाब निबंध विधा पे आधारित रचना है और किसकी है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी की। जी हाँ मेरे दोस्त, गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी। और किस विधा पे आधारित रचना है, तो निबंध विधा पे आधारित रचना है, ठीक है। चलो उसके अलावा देखो मेरी यूरोप यात्रा है यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हो मेरी यूरोप यात्रा, और यहाँ पे एक मेरी असफलताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लड़के। देखो ये मेरी असफलताएं और पहला ये बताया ना आवारा मसीहा, इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो देखो जो आवारा मसीहा है ये जीवनी विधा की रचना है जिसको लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने, और मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है जिसको लिखा है बाबू गुलाब राय ने, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मेरी असफलताएं के लेखक कौन है, बाबू गुलाब राय, और यह आत्मकथा विधा पे आधारित रचना है। और आवारा मसीहा जीवनी विधा पे आधारित रचना है जिसको लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने, ठीक है। चलो और यहाँ पे मेरी यूरोप यात्रा जो है ये यात्रा साहित्य यानी यात्रा वृत्तांत एक विधा होती है हिंदी गद्य की, उस पर आधारित रचना है और लिखा है मतलब इसको किसने लिखा है, तो राहुल संकीर्त्यायन जी ने। राहुल संकीर्त्यायन एक काफ़ी फेमस मतलब यात्रा साहित्य विधा के रचनाकार है, ठीक है। राहुल संकीर्त्यायन आप लोग याद रखना। उसके बाद है यहाँ पे लहरों के राजहंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाटक विधा पे आधारित रचना है किसकी, मोहन राकेश की। तो लहरों के राजहंस जो है मोहन राकेश जी द्वारा लिखित नाटक विधा की रचना है। उसके अलावा देखो दीपदान मैंने फिर एक बार लिख दिया, शायद ऊपर मैं कहीं लिखा था, ठीक है। एकांकी विधा पे आधारित रचना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना। बाकी चलो हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे अगले कुछ प्रश्न को देखते हैं और उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। उससे पहले देखो मैं आपको कहूँगा, अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और खासकर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ठीक है, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो क्लास 10th के, ठीक है, क्लास 10th के, तो देखो यहाँ पे मैंने अपनी ऐप है, मेरी एक ऐप है यूपी MSP स्टडी कर, ठीक है। अगर आप 12th के भी स्टूडेंट हो तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। हालांकि ये वीडियो देख रहे हो इसके लगभग 2-3 दिन बाद प्ले स्टोर पे ऐप शो होगी, अभी थोड़ा काम चल रहा है, ठीक है। वहाँ पे मैंने लॉन्च किया है लक्ष्य बैच, हालांकि ये इसका PDF भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे फ्री में बिल्कुल, और भी बहुत सारा PDF आपको फ्री में मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा 2023-24 का, उसके अलावा मॉडल पेपर, बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी। लेकिन वहाँ पे एक मैंने लॉन्च किया है लक्ष्य बैच जो पेड है, ठीक है, जिसके आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन भाई कहीं भी पढ़ोगे तो उसके पैसे तो देने पड़ेंगे, कुछ मूल्यवान चीज़ें, मात्र 299 रुपये। इस 299 रुपये में आपको क्या मिलेगा वहाँ पे, तो देखना मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी आपका 2023 का पेपर हुआ है, मैं क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, 2022 पे इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि क्योंकि वो ओल्ड पैटर्न हो गया है। 2023 में आपका पेपर पैटर्न पूरा पूरा बदल गया था, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जुड़ गए थे, इसीलिए 2023 से ले रहा हूँ। 2023 का और 2024 का, इन 2 सालों का, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में आपका हिंदी शामिल रहेगा, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत और आर्ट, ये सब्जेक्ट शामिल रहेगा। और इसके
जैसे आप जानते हो कि हर साल 7-7 कोड का पेपर होता है। जैसे 2023 में अगर पेपर हुआ है तो हिंदी का 7 कोड का हुआ होगा, मैथ का 7 कोड का, पूरे यूपी में 7-7 कोड का पेपर हुआ होगा, ठीक है। और 2024 में भी जो पेपर हुआ है इसमें भी हिंदी के 7 कोड आए थे, साइंस के 7 कोड, मैथ के साइंस मतलब 7 कोड, हर एक सब्जेक्ट के 7-7 कोड आए हुए थे। तो इन सभी सातों कोडों का मैं आपको अच्छे से डिटेल्ड में वहाँ पे इस लक्ष्य बैच में वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ में भी सॉल्यूशन दूंगा, जिससे आप आसानी से पढ़ सको, और सबका आपको टेस्ट भी रहेगा वहाँ पे। यानी कहने का मतलब कि लगभग आपको 100 के आसपास, और कुछ एक्स्ट्रा मैं अपनी तरफ से टेस्ट भी ऐड करूंगा, 100 के आसपास आपको टेस्ट मिलेगा, ठीक है। आपको समझ जाओ कि ये 77 49 यानी आपको वही 100 के करीब आपको सॉल्व पीडीएफ मिलेगा, जिससे आप एग्जाम टाइम में आसानी से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। मात्र ये 299 रुपये में। इसके अलावा आपको एक मतलब स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको बहुत सारी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें भेजती जाएंगी, और आप याद करते जाएंगे, और आसानी से आप अपने एग्जाम में 80 से 90% मार्क ला सकते हैं इस चीज़ को फॉलो कर। तो आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो अगर आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर सारा का सारा सॉल्व लेना चाहते हो, तो वीडियो के साथ पीडीएफ भी, ठीक है। चलो बाकी यहाँ पे देखो, गुनाहों का देवता, ठीक है। गुनाहों का देवता कहोगे कि भैया इस ऐप पे हम लोग पेमेंट कैसे करेंगे, तो वहाँ पे जाओगे पेड क्लासेस में, तो आपको बैच आ जाएगा, बैच पे क्लिक करोगे तो वहाँ डायरेक्ट पेमेंट का ऑप्शन दिया है, वहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हो। अगर आपके पास पेमेंट का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे QR स्कैन का एक ऑप्शन दिया होगा, उस पर क्लिक करोगे तो एक QR कोड आ जाएगा। उस QR कोड पर किसी भी दुकान से पेमेंट करवा दोगे तो वहीं तुरंत आपका बैच ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे यहाँ पे कुछ रचनाएं हैं, उनको देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे रचना है गुनाहों का देवता। देखो गुनाहों का देवता उपन्यास विधा पे आधारित रचना है, और किसकी रचना है, तो धर्मवीर भारती की। वेरी ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सूरज का 7वां घोड़ा, ठीक है। सूरज का 7वां घोड़ा ये भी आपका उपन्यास विधा पे आधारित रचना है, और धर्मवीर भारती की, ठीक है। तो ये 2 रचनाएं धर्मवीर भारती की आप लोग याद रखना, ठीक है, कि गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा दोनों उपन्यास विधा पे आधारित धर्मवीर भारती जी की रचनाएं हैं, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक विधा पे आधारित रचना है, और किसकी है, मोहन राकेश जी की। देखो यहाँ पे मैं 2 चीज़ें, एक मैं यहाँ पे आपको बताया कि लहरों के राजहंस, ठीक है, लहरों के राजहंस, और यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, आषाढ़ का एक दिन। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लहरों का राजहंस और आषाढ़ का एक दिन, दोनों रचनाएं मोहन राकेश जी की हैं, और दोनों की दोनों नाटक विधा पे आधारित रचना है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, यहाँ पे आषाढ़ का एक दिन, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लहरों का राजहंस, लहरों का राजहंस, आप लोग याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक है। नाटक विधा की रचना है मोहन राकेश जी की। उसके बाद कलम का सिपाही, वेरी इंपॉर्टेंट है। कलम का सिपाही जीवनी विधा पे आधारित रचना है, और इसको लिखा है अमृत राय जी ने, ठीक है। यहाँ पे देखो कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, कलम का अगर आपके एग्जाम पूछे कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, तो कलम का सिपाही प्रेमचंद जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्रेमचंद्र जी को, ठीक है। और उन्हीं के जीवन पे ये अमृत राय जी ने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम क्या है, कलम का सिपाही, ठीक है। देखो जीवनी क्या होती है, जैसे कोई लेखक है, उस लेखक के बारे में, ठीक है, या कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के बारे में जब कोई मतलब दूसरा व्यक्ति लिखता है तो जो रचना होती है उसको जीवनी बोलते हैं, ठीक है। और कोई लेखक अपने जीवन के बारे में स्वयं किसी पुस्तक में लिखता है तो वह जो रचना होती है वो आत्मकथा होती है, ठीक है। तो जीवनी आत्मकथा में आपको अंतर क्लियर हो गया। चलो, और ये अमृत राय में आपको बताना चाहूँगा, ये प्रेमचंद जी के लड़के थे, जी हाँ मेरे दोस्त, प्रेमचंद जी के ये पुत्र थे, क्लियर है। चलो, इन्होंने ही अपने पिता के जीवन पे एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम था कलम का सिपाही, ठीक। चलो, उसके बाद शेखर एक जीवनी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा पे आधारित रचना है, और किसकी रचना है, तो सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका पूरा नाम है सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, 60 में इनको अज्ञेय बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखना, शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा पे आधारित रचना है, और किसने लिखा है, तो सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने, ठीक। उसके बाद देखो मैला आंचल, भाई मैं बता नहीं सकता कितना ये इंपॉर्टेंट है। 2023 में भी आया, 2024 में भी आया, और आप कहीं ना कहीं अपना प्रीवियस ईयर पेपर निकाल कर देखना, जो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये 2023 में 2024 में, या अपना ओल्ड पैटर्न वाला पेपर आप निकाल कर देखना, उनमें भी ये सब रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक। चलो, तो मैला आंचल उपन्यास विधा पे आधारित रचना है, और किसकी है, तो फणीश्वरनाथ रेणु जी की, ठीक है। मैला आंचल के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है, और यह उपन्यास विधा पे आधारित रचना है, ठीक है। चलो, उसके बाद देखो ये
उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं लिख दिया हूँ। आत्मकथा, रचना का नाम क्या है? आत्मकथा। और यह आत्मकथा विधा की भी रचना है, ठीक है। कि किसने लिखा है? तो हरिवंश राय बच्चन ने। हरिवंश राय बच्चन की 2 ही आत्मकथा विधा पे रचनाएं पूछी जाती है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर। 2 ये रचनाएं काफ़ी पूछी जाती हैं। ये उतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैं लिख दिया हूँ। आत्मकथा नाम है रचना का, और विधा भी इसकी आत्मकथा है। और किसने लिखा है? तो हरिवंश राय बच्चन जी ने, ठीक है। चलो, उसके बाद मेरी तिब्बत यात्रा, ठीक है भाई, मेरी तिब्बत यात्रा। और उसके अलावा किन्नर देश में, ये 2 और रचनाएं आप लोग याद रख लेना। ये राहुल संकीर्त्यायन जी की हैं, और ये यात्रा साहित्य विधा पर आधारित रचना है। राहुल संकीर्त्यायन एक प्रसिद्ध यात्रा साहित्य विधा के लेखक हैं। तो इस प्रकार भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि निम्न में से कौन एक प्रमुख यात्रा साहित्य विधा के लेखक है, और उसमें मतलब कई ठे नाम आपको दे देगा। तो उसमें अगर राहुल संकीर्त्यायन रहे तो आप राहुल संकीर्त्यायन पे क्लिक करना, ठीक है। चलो, तो ये रहा आपका लगभग इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया 25 से 30 काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं। आप इन सबको याद कर लेना विधा सहित, ठीक है। आपके एकदम जबान पे ये सारी रचनाएं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे वेरी इंपॉर्टेंट ये सारी की सारी रचनाएं हैं। बाकी अगर आप हमारी ऐप डाउनलोड नहीं किए हो यूपीएमएसपी स्टडी, तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। भले ही लक्ष्य बैच अगर आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लेना, नहीं भी ज्वाइन करना है तो ऐप डाउनलोड कर लेना, आपके स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी। वहाँ पे आपको फ्री में आपका प्रीवियस ईयर पेपर सारा 2023 का 2024 का सभी कोडों का मिल जाएगा। और बाकी उसका अच्छे से आप वीडियो के साथ साथ PDF में भी सॉल्यूशन चाहते हो, और सबका टेस्ट भी चाहते हो कि आप मतलब पढ़ने के बाद टेस्ट भी देकर अपनी तैयारी कितनी है उसको जान सको, तो आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो मात्र 299 रुपये में, ठीक है। और जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक बिल्कुल ये बैच आपको फ्री रहेगा। उसके अलावा फुल सपोर्ट रहेगा हमारी तरफ से। आपका कोई भी क्वेश्चन हो कभी भी आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे हमसे चैट कर पूछ सकते हो, और तुरंत मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा, ठीक है। चलो, बाकी ये वीडियो कैसी लगी आप बताना कमेंट कर। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी दबा लेना। चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।